वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आई। स्वागत है आप सभी लोगों का करंट अफेयर्स के हमारे आज के इस सेशन में। आज 20 मई 2024 है, तो आइए देख लेते हैं कैसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। हर दिन की तरह आज भी हमारे पास कई सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जिन पर हम एक एक करके चर्चा करेंगे, लेकिन इसके पहले कि हम इन आर्टिकल्स पर आगे बढ़ें, क्यों ना हम द हिंदू में देखें कि बिल्कुल से फ्रंट पेज पर क्या है। सबसे पहले तो आपको फ्रंट पेज पर जो अभी 5th फेज के इलेक्शंस होने वाले हैं उनके बारे में बातचीत करी गई है, लेकिन उसके बिल्कुल साइड में एक बहुत ही खास खबर है और वो है ईरान के प्रेसिडेंट रईसी के बारे में। मिसिंग है वो, उनका हेलीकॉप्टर जो है वो क्रैश किया है। ये बहुत ही समस्या की बात है हाल फिलहाल में ईरान के लिए। एक्चुअली में ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं और वहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो दोनों ही लोग अज़रबैजान का जो बॉर्डर का एरिया है वहाँ पर गए हुए थे, अज़रबैजान और ईरान के बीच में जो एक डैम है उसके इनॉग्रेशन के लिए, एंड दैट वाज फॉर द पर्पस कि दोनों कंट्रीज़ के बीच के रिलेशंस को इम्प्रूव करने की कोशिश की जा रही थी। और वहाँ से लौटते हुए जो 3 आपके हेलीकॉप्टर्स का कॉन्वे था उसमें से एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। जहाँ ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है वो घने जंगलों का एरिया है, बहुत ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट है, वहाँ पर बहुत सारी फॉग है। तो वहाँ पर अभी मॉर्निंग की खबर है, खैर चलो इसमें तो जो बातें हैं वो कल की बातें हैं, बट मॉर्निंग की जो खबर है तब तक की अपडेट के अकॉर्डिंग वो लोकेशन तो स्पॉट कर ली गई है जहाँ पर ये क्रैश हुआ है, लेकिन अभी तक जो रेस्क्यू टीम है उन्हें रईसी का कहीं कोई खबर या पता नहीं मिल पाया है। मतलब वो अभी भी मिसिंग ही हैं, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अगर ये एक्सीडेंट में अगर ऐसा हुआ कि रईसी या फिर जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन दोनों लोगों की जान जाती है तो ये सम सॉर्ट ऑफ क्राइसिस होगा फॉर ईरान। अब यहाँ पे एक कॉन्स्पिरेसी एंगल बन रहा है कि क्या ये काम मोसाद ने करवाया है क्या। मोसाद जो कि इजराइल की सीक्रेट एजेंसी है, जैसे कि हमारी रॉ है या अमेरिका का CIA है, तो उसके ऊपर भी आरोप लगते रहते हैं बिकॉज दोनों कंट्रीज़ के रिलेशन तो काफ़ी ख़राब है। दैट इज़ वेरी विजिबल टू अस ऑल। तो ये पूरा मामला तो देखो बिल्कुल से फ्रंट पेज पर आपको देखने को मिल ही रहा है। तो फिर चलिए आगे बढ़ते हैं अपने पहले आर्टिकल की ओर। हमारा जो पहला आर्टिकल है दैट इज़ अबाउट 50 ईयर्स ऑफ पोखरण-1। पोखरण-1 वो हमारा पहला न्यूक्लियर टेस्ट था। आप शायद इस बात को रियलाइज़ ना कर पाएँ, लेकिन जिस तरीके से आज दुनिया ईरान और नॉर्थ कोरिया को देखती है, देयर यूज्ड टू बी अ टाइम जब दुनिया इंडिया को भी वैसे ही देखा करती थी। P5 यानी कि दुनिया की 5 ताकतवर कंट्रीज़ जिनके पास एटॉमिक वेपन्स थे, उनके बाद छठा ऐसा देश बना था इंडिया जिसने न्यूक्लियर टेस्ट किया था, जो चाहता था कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हों। इस बात को लेकर पूरी दुनिया को आपत्ति थी और पूरी दुनिया हमें वैसे ही देखा करती थी जैसे कि आज वो ईरान को देखते हैं। हमारे ऊपर कई तरीके के सैंक्शंस लगाए गए, एक ग्लोबल लॉबिंग की गई कि इंडिया को कुछ भी ऐसा मटेरियल ना मिलने पाए जिसकी वजह से हम कभी भी कोई भी न्यूक्लियर वेपन क्रिएट कर पाएँ। कई तरीके के रिस्ट्रिक्शंस इंडिया के ऊपर इम्पोज किए गए, लेकिन फिर भी इंडिया ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट 1974 में किया। हालांकि वो टेस्ट हमें इतनी कैपेबिलिटी तो दे चुका था कि हम न्यूक्लियर वेपन्स बना सकें, लेकिन उसके बावजूद हमने खुलकर कभी ये नहीं कहा कि ये जो टेस्ट है ये इतना सक्सेसफुल रहा कि हम इसके बेसिस पर एक न्यूक्लियर पावर हैं। हमने उस समय तो ये कतई क्लेम नहीं किया, क्योंकि क्लेम करने के कई सारे साइड इफेक्ट्स होते। इंडिया की इकॉनमी बहुत साउंड नहीं थी और उस समय अगर रिस्ट्रिक्शंस या जो कई तरीके के सैंक्शंस इम्पोज किए जाते हैं उसे शायद इंडिया बियर नहीं कर पाता। तो यही कारण था कि हम शांत रहे। लेकिन उसके 50 साल बाद आज हम एक स्ट्रॉन्ग, रिस्पॉन्सिबल एंड रिजिलियंट न्यूक्लियर पावर हैं। ये कहानी है 1974 की, पोखरण-1 की। दुनिया में 5 देश अभी तक ऐसे थे जिन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए थे, जहाँ सबसे पहले 1945 में अमेरिका ने न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल किया हिरोशिमा और नागासाकी में जापान के ऊपर। तो 1949 में USSR ने भी न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर लिए। बाद में फ्रांस, ब्रिटेन और चाइना तक ये टेक्नोलॉजी चली गई। जब इन 5 देशों के पास ये टेक्नोलॉजी मिल गई तो इन सभी लोगों ने एक ट्रीटी तैयार की 1967 में और नाम था NPT, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जिसके तहत ये मसौदा तैयार कर लिया गया कि अब दुनिया में केवल इन्हीं 5 देशों के पास न्यूक्लियर वेपन्स रहेंगे। दुनिया का कोई भी और देश न्यूक्लियर वेपन एक्वायर नहीं करेगा। भला इन 5 देशों के ऐसा कह देने से कोई क्यों मानता। तो ये कहा गया कि जो देश न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएंगे उन्हें पीसफुल पर्पसेस के लिए न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ये 5 देश देंगे, लेकिन जो भी ऐसा करेगा उसको कोई कंसेशन नहीं मिलेगा, रेदर उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज किए जाएंगे। ये बात 1967 की थी। अब इसको लेकर पूरी दुनिया में कई सारे देशों का रवैया काफ़ी तल्ख था, इंक्लूडिंग इंडिया। हमारा ये कहना था कि आखिर इन 5 देशों में ऐसा क्या खास है कि ये न्यूक्लियर वेपन कंट्री रहेंगे और बाकी की दुनिया नहीं रहेगी।
मतलब ये कौन होते हैं ये डिसाइड करने वाले कि दुनिया में किसके पास न्यूक्लियर वेपन्स होंगे और किसके पास नहीं होंगे। इसी बात को आधार बनाकर फाइनली हमने तैयारी शुरू कर दी। सितंबर 7, 1972 इंदिरा गांधी जी की सरकार हुआ करती थी, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जिन्होंने भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर को ये आदेश दिया कि वो न्यूक्लियर डिवाइस और टेस्टिंग के लिए खुद को तैयार करें। उनसे पूछा गया कि क्या वो कैपेबल हैं, उन्होंने कहा बेशक वो कैपेबल हैं। उन्होंने कहा आप तैयारी करिए। बात ये निकल के आई कि फिर फर्दर रिस्ट्रिक्शंस वगैरह हमारे ऊपर आएंगे, कि कोई बात नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। प्लान ये किया गया कि जब भी हम ऐसा करेंगे तो जो P5 कंट्रीज़ हैं, यानी कि पावर 5, वो 5 देश जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, वो हमें अपोज करेंगे। मतलब कि हम जब भी ये टेस्ट करेंगे हमें बहुत ही ज़्यादा खुफिया तरीके से, बहुत ही ज़्यादा शांति से ये काम करना होगा कि इन 5 देशों में से किसी भी देश के पास इसको लेकर कोई भी जानकारी ना होने पाए। सीक्रेसी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी था और यही कारण है कि लोकेशन चुनी गई पोखरन। पोखरन थार के डेजर्ट में लोकेटेड एक प्लेस है जो राजस्थान के जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में आता है। एकदम आइसोलेटेड एरिया है, वहाँ पर कोई पॉपुलेशन नहीं है, तो किसी भी व्यक्ति के जान माल के खतरे की कोई संभावना नहीं थी। मई का महीना चुना गया इस टेस्ट के लिए। क्यों मई का महीना? क्योंकि मई के महीने में वहाँ पे कई सारे डस्ट स्टॉर्म्स आते हैं जो कि आसमान को धूल से भर देते हैं। इंडिया के ऊपर कई तरीके की सैटेलाइट्स को निशाना लगाकर सेट किया गया था ताकि अगर हम कोई भी न्यूक्लियर एक्टिविटी करें तो उन्हें पहले से खबर लग जाए। ये डस्ट स्टॉर्म्स हमें इस तरीके के किसी भी इंटरवेंशन से बचा सकते थे, क्योंकि जब एक बार आसमान में धूल बैठ जाएगी तो फैल जाएगी, तो उसके बाद नीचे कुछ दिखेगा नहीं। सिर्फ इतना ही मामला नहीं था। आखिर क्यों मई का महीना चुना गया? आपको पता है कि गर्मी बहुत भयंकर पड़ती है नॉर्थ इंडिया में, तो वैसे ही गर्मी बहुत अच्छी पड़ जाती है सेंट्रल इंडिया में, और राजस्थान के थार डेजर्ट में तो मई जून के महीने में टेम्परेचर का 50 डिग्री सेल्सियस का क्रॉस कर जाना एक आम बात है। और जब इतनी हीट होती है ना, तो जो अमेरिका के स्पाइस सैटेलाइट्स हैं जो कई बार इंफ्रारेड सेंसर्स का इस्तेमाल करते हैं हीट डिटेक्ट करने के लिए किसी एक्टिविटी के पर्पज से, तो अगर वहाँ पे कोई हीट एसोसिएटेड एक्टिविटी हो भी रही है तो वहाँ आसपास के एटमॉस्फेयर में ही इतनी हीट रहेगी कि उनके जो इंफ्रारेड सेंसर्स हैं वो काम नहीं कर पाएंगे, उन्हें हर जगह ही गर्म दिखेगी, तो वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी हो रही है। यही कारण है कि थार के डेजर्ट के रीजन को चुना गया, पोखरन को, जो कि एकदम आइसोलेटेड है। एट द सेम टाइम वहाँ पे डस्ट स्टॉर्म्स आते हैं, दूसरा वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होगी तो इंफ्रारेड सेंसर्स काम नहीं करेंगे। इन सभी सहूलियतों की वजह से पोखरन 1 बन गई साइट जहाँ पर इस न्यूक्लियर टेस्ट की तैयारी की गई। और फाइनली 1974 में इंडिया ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया। इस न्यूक्लियर टेस्ट के होने के तुरंत बाद पूरी दुनिया सख्ते में आ गई, क्योंकि ये इन P5 कंट्रीज़ के बाद पहला कोई ऐसा देश था जिसने न्यूक्लियर टेस्ट किया था। हम दुनिया की 6ठी न्यूक्लियर पावर बनने वाले थे। हमने इस ऑपरेशन को नाम दिया था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, क्योंकि बुद्ध की जयंती थी, भगवान बुद्ध की बर्थ डेट थी उस दिन जिस दिन हमने ये न्यूक्लियर टेस्ट किया था। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इसे पोखरन 1 नाम दिया। न्यूक्लियर डिवाइस जो कि वहाँ पे विस्फोट की गई थी वो 12 से 13 किलो टन ऑफ TNT की हुआ करती थी। मई 18, 1974 को ये टेस्ट किया गया। इसके साथ इंडिया दुनिया की 6ठी न्यूक्लियर पावर बनने की तैयारी कर रहा था। ऑल्दो उस बार हमने ये कतई डिक्लेयर नहीं किया कि हम एक न्यूक्लियर पावर हैं, लेकिन फिर पूरी दुनिया हमारे खिलाफ हो गई। उन्होंने ये पूरा मन बना लिया था कि इंडिया कभी भी न्यूक्लियर पावर नहीं बनने पाएगा। इंटरनेशनली हर देश ने हमें क्रिटिसाइज़ किया। कनाडा ने तो हैवी सैंक्शंस इम्पोज कर दिए। कनाडा से तो न जाने हमारी किस बात की दुश्मनी है, ना वो यहाँ के आसपास हैं ना ही कुछ, लेकिन ये हमेशा से ही हमारे खिलाफ रहे। 1978 में USA ने कई सारे देशों के साथ मिलकर एक ग्रुप भी तैयार किया। कहा गया कि इंडिया ने न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन एक्ट यानी कि NPT को वायलेट किया है तो इंडिया को पनिश किया जाएगा। एक ग्रुप बनाया गया, नाम दिया गया NSG, न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप। ये ग्रुप जो था वो इस बात को इंश्योर करता था कि कोई भी ऐसा देश जो न्यूक्लियर वेपन बना सकता है, हम उसे कोई भी ऐसा मटेरियल सप्लाई नहीं करेंगे जो कि पीसफुल पर्पस से भी न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल करता हो। ये क्लब ऐसे किसी भी इक्विपमेंट या फिसाइल मटेरियल पर कंट्रोल स्टैब्लिश करता है जो न्यूक्लियर एनर्जी के लिए ज़रूरी है। ये इंडिया के अगेंस्ट में बनाया गया था। पूरा ये NSG ग्रुप इंडिया के अगेंस्ट में ही बनाया गया था ताकि इंडिया को कोई भी इक्विपमेंट ना मिलने पाए। किसी भी कंट्री को NSG की मेंबरशिप केवल तभी दी जाती है जब वो NPT को साइन करे, लेकिन इंडिया ने इन 50 सालों में एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट की तरह बिहेव किया है। इट वॉज नॉट जस्ट अबाउट कि हाँ 1974 में हमने विस्फोट किया। इंडिया उसके बाद पोखरन 2 को टेस्ट करता है 1998 में।
अब हम एकदम फुल फ्लैश तैयार थे कि हम दुनिया को दिखाएंगे कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। 1998 में प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने वापस से पोखरण में ही टेस्ट किया और नाम दिया गया ऑपरेशन शक्ति। ऑपरेशन शक्ति के तहत हमने पूरी दुनिया को ये डिक्लेयर कर दिया कि भाई साहब देखिए, अब तो हम हैं एक न्यूक्लियर वेपन कंट्री, हमारे पास हैं परमाणविक हथियार, अगर कोई हमसे उलझेगा तो फिर हम उसका करारा जवाब देंगे। हमारे न्यूक्लियर टेस्ट के तुरंत बाद ही पाकिस्तान ने भी अपना न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया, जिसके लिए वो पहले से तैयार बैठा था। इससे हमें थोड़ी सहूलियत भी मिली, क्योंकि जब उसके बाद हमारे ऊपर ग्लोबल सैंक्शंस लगाए गए तो हमारे पास एक आर्गुमेंट था। आर्गुमेंट एकदम सिंपल था कि हमारे दो पड़ोसी देश हैं और दोनों से हमने पास्ट में लड़ी हैं लड़ाइयाँ, पाकिस्तान और चाइना, दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, तो क्या लॉजिक बनता है कि हमारे पास ना हो। दुनिया कन्विंस थी, हमने तो अब एनएसजी की मेंबरशिप भी क्लेम करनी शुरू कर दी है। ये वही एनएसजी है जो हमारे खिलाफ बनाया गया था 2008 में, के बाद से ही हम इसको चाहते हैं कि एनएसजी की मेंबरशिप मिल जाए। कंडीशन ये है कि ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको, स्विट्जरलैंड, इवन अमेरिका, अब ये सभी कह रहे हैं कि इंडिया को एनएसजी की मेंबरशिप दी जा सकती है, क्योंकि 1998 के बाद इंडिया ने पूरी दुनिया को ये साबित किया है कि वो एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट है। हमने कभी भी न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल नहीं किया, हम तो उसकी धमकी तक नहीं देते। हमने उस टेक्नोलॉजी को पूरी तरीके से सेफ रखा है और हमने कहीं भी उसे फैलने नहीं दिया। हम पाकिस्तान जैसे तो नहीं जो नॉर्थ कोरिया को अपनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बेच दे। कम से कम ऐसे आरोप तो ज़रूर से पाकिस्तान के ऊपर लगते हैं। ऐसा कोई बिहेवियर हमारा तो नहीं रहा है। इस वजह से हम एनएसजी की मेंबरशिप को क्लेम करते हैं। चाइना को छोड़कर इस मेंबरशिप को लेकर अब हमें कोई भी विरोध नहीं है। लेकिन हाँ, चाइना का जो विरोध है वो तो हमें ज़रूर से झेलना पड़ता है। चाइना का जो विरोध है वो हमें झेलना पड़ता है। तो ये तो पूरा मामला देखिए, जो पोखरण 1 है उसकी बात हो गई। अब हम अपने अगले आर्टिकल की ओर आगे बढ़ेंगे, एंड दैट इज अबाउट ऑर्कास। क्या है ये ऑर्कास? ऑर्कास है एक खतरनाक व्हेल मछली जो देखने में आपको बेशक खूबसूरत लगेगी, लेकिन ये ऑब्वियसली खतरनाक है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक जो ऑस्कार्स हैं और स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर में जो बोट्स जाती हैं, इनके बीच टकराव बढ़ गया है। इसकी वजह से मुश्किलें पैदा हो रही हैं। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर लोकेशन सबसे पहले देख लीजिए, ये है यूरोप और ये है अफ्रीका का नदर्न टिप। इसके बीच का एक पतला सा एरिया है जहाँ से शिप्स गुजर सकते हैं। यह है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। यहाँ पर काफ़ी गहराई है और यहाँ पर ये ऑर्कास पाए जाते हैं। जो ऑर्कास हैं ये अपने ब्लैक एंड वाइट कलरिंग के लिए जाने जाते हैं। 8 मीटर लंबे और 6 टन भारी व्हेल मछलियाँ बहुत इंटेलिजेंट होती हैं, क्यूरियस होती हैं, इन जनरल नॉन एग्रेसिव होती हैं। मतलब अगर आप पानी में हैं तो ये आपके ऊपर हमला तो नहीं करेंगी जैसे कि शार्क्स कर दिया करती हैं, लेकिन हाँ, आप अगर बोट वगैरह लेके जा रहे हो तो फिर इनको धक्का मारने में मज़ा आता है, मार के पलट देते हैं। पावरफुल प्रीडेटर हैं, अपनी हंटिंग टेक्निक में एकदम मास्टर हैं। इको लोकेशन का इस्तेमाल करते हैं कम्युनिकेशन और हंटिंग दोनों के लिए। मतलब ये कुछ आवाज़ें निकालते हैं और उन आवाज़ों के कहीं सामने ऑब्स्ट्रक्ट हो जाने पर ये पता कर लेते हैं कि सामने क्या है। इन्हें पता चल जाता है कि सामने शिकार है, फिर होता है हमला। ये देखिए, ये कुछ पॉट्स में रहते हैं। पॉट्स क्या होता है? पॉट्स होता है मछलियों का ग्रुप। जो मछलियों का हर्ड होता है, ग्रुप होता है, उन्हें पॉट कहा जाता है। तो ये ग्रुप में रहते हैं, ठीक है। डेटा डिफिशिएंट है, इनके बारे में हमें बहुत जानकारी नहीं है और साइट्स के अपेंडिक्स 2 में है। अगर हम स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर की बात करें, जहाँ पर ये अक्सर ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करते हैं, तो ये एक नैरो वाटर वे है जो कि यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। ये यूरोप है, ये अफ्रीका है, उनको अलग करता है और ये कनेक्ट करता है एक और अटलांटिक ओशन को, दूसरी ओर मेडिटेरेनियन सी को। बहुत ही वाइटल शिपिंग रूट है क्योंकि मेडिटेरेनियन सी में आने वाले किसी भी शिप को इसी रास्ते से जाना होता है। नॉर्थ अमेरिका, सदर्न यूरोप और वेस्ट एशिया, इन सभी लोकेशंस को ये कनेक्ट करता है। नेचुरली ये 2 कॉन्टिनेंट्स के बीच एक गुजरने वाली वाटर बॉडी है। तो ये स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर का मामला हो गया। हमारा जो अगला आर्टिकल है वो प्रोजेक्ट भीष्म के बारे में है। इंडियन एयरफोर्स ने आरोग्य मैत्री क्यूब को हाल फिलहाल में टेस्ट किया है और ये दुनिया का पहला एयरलिफ्टेड पोर्टेबल हॉस्पिटल होगा जो आगरा में तैयार किया गया है। आपने देखा होगा कि कई बार जब डिजास्टर्स आ जाते हैं, सुनामी आ गया, फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, ऐसे केस में लोग बहुत सीवियरली इंजर्ड हो जाते हैं या कई बार वॉर फ्रंट पे हमारे सोल्जर्स घायल हो जाते हैं। ऐसे केस में हमें ऐसा लगता है कि इन्हें तुरंत तत्काल प्रभाव से हमें हॉस्पिटल भेजना होगा, लेकिन हॉस्पिटल्स ऐसे टफ टेरेन से इतनी दूर होते हैं कि उन्हें वहाँ तक ले जाना ही इतना आसान काम नहीं होता। हमें आईसीयू की ज़रूरत पड़ती है, हमें क्रिटिकल केयर यूनिट यानी कि सीसीयू की ज़रूरत पड़ जाती है और ऐसे केस में हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता क्योंकि हम उन्हें उन हॉस्पिटल्स तक नहीं ले जा सकते। तब मन में ख्याल आता है काश हॉस्पिटल्स ही यहाँ आ जाते। अब ऐसा पॉसिबल होगा क्योंकि आरोग्य मैत्री ऐसा ही एक पोर्टेबल हॉस्पिटल है जिसे आप बड़े आराम से दूसरी जगह पर लेके जा सकते हैं। प्रोजेक्ट भीष्म के तहत यानी कि भारत हेल्थ इनिशिएटिव
फॉर सहयोग हित एंड मैत्री के तहत इन पोर्टेबल हॉस्पिटल्स को बनाया गया है, जो क्यूब्स के फॉर्म में होंगे, मतलब कई तरीके के पैकेट्स जिनमें हॉस्पिटल्स का पूरा सामान होगा। ऐसे 72 क्यूब्स होंगे जो कि एक हॉस्पिटल को क्रिएट करने में कैपेबल होंगे। HLL लाइफ केयर ने इन हॉस्पिटल्स को तैयार किया है। अभी जो किट में आइटम्स होते हैं इन्हें अलग अलग कंपनी से सोर्स किया गया है, क्योंकि यहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। 2022 से ही इस पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर काम चल रहा था। मॉड्यूलर ट्रॉमा मैनेजमेंट एंड सपोर्ट सिस्टम फॉर ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट एंड इमरजेंसी रिस्पॉन्स, ये इसका फंडामेंटल पर्पज़ है कि अगर हमें कभी ज़रूरत पड़ गई कि हमें लोगों को मदद देनी है या तुरंत रिस्पॉन्ड करना है, तो ये पोर्टेबल हॉस्पिटल्स हमारे काम आ जाएंगे। 72 डिटैचेबल मिनी क्यूब्स होते हैं जो आपस में जोड़ देने पर एक हॉस्पिटल बन जाएंगे। इसमें एक छोटा सा ICU होता है, एक ऑपरेशन थिएटर होता है, एक कुकिंग स्टेशन होता है, फूड एंड वाटर की सप्लाई होती है, जनरेटर होता है क्योंकि बिना बिजली के काम नहीं चलेगा, ब्लड टेस्टिंग के मैकेनिज्म्स होते हैं, एक्सरे मशीन्स होती हैं। मतलब एक हॉस्पिटल में जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं ना वो आपको इन 72 मिनी क्यूब्स में मिल जाएंगे। इन्हें आपस में जोड़िए और तैयार कर लीजिए एक हॉस्पिटल। मेडिकल कैपेबिलिटीज़ का मतलब क्या है? मान लीजिए कि हम किसी वॉर फ्रंट पे ऐसा हॉस्पिटल बनाते हैं जहाँ पे हमारे सोल्जर्स को गोलियाँ लग रही हैं, कुछ लोग जल गए हैं, स्पाइनल इंजरीज हुई हैं, फ्रैक्चर्स हुए हैं, ब्लीडिंग हो रही है। 200 पेशेंट्स को एक बार में ये हॉस्पिटल अकोमोडेट करने की क्षमता रखेंगे। AI इंटीग्रेशन है, ये कोऑर्डिनेशन, रियल टाइम मॉनिटरिंग, ये सारे काम बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। 12 मिनट के अंदर आप इनको डिप्लॉय कर सकते हो। मतलब इतनी स्पीड में आप कोई और हॉस्पिटल डिप्लॉय नहीं कर पाओगे। इन क्यूब्स को उतारिए और 12 मिनट के अंदर जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स की टीम है वो उसे ऑपरेशनल बना सकती है। एयर, लैंड और सी तीनों मैकेनिज्म से हम इसे ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। हाँ, इस एक हॉस्पिटल यूनिट की जो कीमत है वो 1.5 करोड़ रुपीज़ है। मतलब 1.5 करोड़ रुपीज़ में ये 200 पेशेंट्स की कैपेबिलिटी वाला एक हॉस्पिटल यूनिट तैयार होता है, जिसको आप कहीं पे भी लगा सकते हो। बट ये सच में कमाल का है। मतलब ऐसी चीज़ों की तो सच में ज़रूरत है हमें। खैर, बढ़िया न्यूज़ थी, जानते रहिए। हमारा अगला आर्टिकल यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के बारे में है। इंडिया फॉर्मल नेगोशिएशन शुरू कर रहा है फ्री ट्रेड के लिए। यूरेशियन नॉट यूरोपियन, यूरेशियन मतलब यूरोप प्लस एशिया को मिला के बनता है यूरेशियन, ठीक है। ये एक रशिया लीड एक यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन है, 6 देशों का ग्रुप है। इसमें रशिया, कजाकिस्तान, बेलारूस, आर्मेनिया और किर्गिस्तान है। ट्रीटी ऑफ यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन साइन की गई थी 2014 में और 2015 के बाद ये यूनियन ऑपरेशनल है। ये 183 मिलियन लोगों को अकोमोडेट करते हुए 2023 के अकॉर्डिंग 2.4 ट्रिलियन की इकॉनमी भी बनता है। अब इनके साथ हम चाहते हैं कि हमारा एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाए। रशिया अगर आप देखो तो टॉप ट्रेडिंग पार्टनर है इस पूरे ब्लॉक में इंडिया के लिए। हमारा बायलैटरल ट्रेड रशिया के साथ $49 बिलियन का हुआ करता था, अभी तो खैर और बढ़ गया है। अब देखो, इंडिया का जो एक्सपोर्ट है ना रशिया को, वो बहुत कम है, ना के बराबर है, $4 बिलियन का है। जो पहले 3 का हुआ करता था बढ़ गया है। चलो, टॉप एक्सपोर्ट्स में हम फार्मा, ड्रग्स, आयरन, स्टील, प्रोसेस्ड मिनरल, मरीन प्रोडक्ट, टेलीकॉम इंस्ट्रूमेंट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी भेजते हैं रशिया को। लेकिन जो हमारा इंपोर्ट है बहुत ज़्यादा है। इंपोर्ट हमारा रशिया से लगभग $61 बिलियन का है, जो पहले $46 बिलियन हुआ करता था। और सबसे ज़्यादा जो हम इंपोर्ट करते हैं उसमें है ऑयल। अभी हाल फिलहाल में हमारा इंपोर्ट और बढ़ गया है क्योंकि रशिया ने हमें कंसेशंस पे ऑयल दिए, ठीक है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट, कोल एंड फर्टिलाइजर, वेजिटेबल ऑयल, पर्ल, आयरन, स्टील, न्यूज़ प्रिंट, ये सब हम वहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं, हम इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। बाकी की 4 कंट्रीज़ में सेकंड नंबर पे कजाकिस्तान आता है, जिनके साथ हमारा 600 मिलियन का ट्रेड है। आर्मेनिया, बेलारूस, किर्गिस्तान 134, 111 और 56 मिलियन ट्रेड पर हमारे साथ ट्रेड पार्टनर हैं। तो ये तो पूरा मामला यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन का हो गया। हमारा अगला आर्टिकल फोंगपुई नेशनल पार्क के बारे में है। फोंगपुई नेशनल पार्क में हमें एक नया हेमी पैरासाइट टेरेस्ट्रियल प्लांट मिला है। हेमी पैरासाइट कोई भी ऐसा प्लांट होता है जो दूसरे पौधों पर जीता है। मतलब वो किसी दूसरे पौधे के ऊपर चढ़ जाते हैं और अपनी जड़ें उस पौधे में जमा लेते हैं और फिर वो उनके न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल करते हैं अपनी ग्रोथ के लिए। ऐसा ही एक प्लांट है, नाम है तो ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा मुश्किल नाम लग रहा है, थायरोस्पेर्मम। हाँ, थायरोस्पेर्मम लुजियोरम, यही है ना थोड़ा कई बार मुश्किल नाम हो जाता है। ये फोंगपुई नेशनल पार्क में है। थोड़ा अजीब से नाम वाला है जो पौधा है ना, ये हेमी पैरासाइटिक टेरेस्ट्रियल प्लांट है। पूरा डेवलप्ड रूट सिस्टम तो इनके पास नहीं होता है। ये अपने होस्ट प्लांट के ऊपर अपना जो रूट्स वगैरह हैं उनको स्प्रेड करते हैं। हालांकि क्लोरोफिल इनमें पाया जाता है, फोटोसिंथेसिस करते हैं। ऐसा नहीं है कि सारा खाना ये उस वाले प्लांट से ही चूस लेते हैं, बल्कि थोड़ा बहुत खाना खुद भी बनाते हैं, थोड़ी मेहनत करते हैं, थोड़ा खाना दूसरों से ले लेते हैं। बाकी
सॉइल में तो आपको नॉर्मल प्लांट जैसे ही दिखेंगे, बट बड़े खतरनाक से होते हैं, दूसरों का खाना चुरा लेते हैं। जुलाई से सितंबर के बीच में ये फ्लावर्स देते हैं, फ्रूट्स इनमें अगस्त से अक्टूबर के बीच में आते हैं। और इन्हें नाम दिया गया है जैसे लुशायोरम। लुशायोरम ये जो नाम दिया गया है ना इनको, लुशायोरम नाम इनको मिजोरम की लुशाई ट्राइब के ऊपर दिया गया है। तो ये तो पूरा मामला फावंगपुई नेशनल पार्क में मिले इस प्लांट का है। लेकिन थोड़ी सी जानकारी तो जो फावंगपुई नेशनल पार्क है उसके बारे में ज़रूरी है। ये आपको जो लोंगथलेई डिस्ट्रिक्ट है मिजोरम का, वहाँ पे मिलेगा। लाई ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है म्यांमार के बिल्कुल बॉर्डर पे, वहाँ पर ये लोकेटेड है। फावंगपुई एक माउंटेन है जो कि मिजोरम की सबसे ऊंची पीक है, 2000 मीटर ऊंची है, 2 किलोमीटर ऊंची है। फावंगपुई माउंटेन के 50 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास के एरिया में ये पूरा नेशनल पार्क फैला हुआ है। इसे फावंगपुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क भी बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पर आप जाओगे ना तो फिर आपको एकदम नीला नीला आसमान जैसा ये पूरा स्ट्रक्चर दिखेगा। कई तरीके के फ्लोरा जैसे कि ग्रासेस, ऑर्चिड्स, रोडोड्रॉन्स एंड दी ओक ट्रीज आपको वहाँ पे मिलेंगे। यहाँ पर आपको जो मिजोरम में, हाँ बिल्कुल, जो मिजोरम का एक स्टेट बर्ड है एंड दैट इज ह्यूम्स फीजेंट, वो भी मिल जाएगा। बाकी कई तरीके के मैमल्स मिलेंगे, स्लो लॉरेस, टाइगर, लेपर्ड कैट, सीरो एंड गोरल, एशियाटिक ब्लैक बियर, अलॉट। ठीक है, तो ये तो नेशनल पार्क का पूरा मामला हो गया। हमारा जो अगला आर्टिकल है दैट इज अबाउट कैल्शियम कार्बाइड। आपको पता होगा कि आजकल जो फ्रूट्स होते हैं आपके सामने आते हैं ना, वो अचानक से पका दिए जाते हैं कच्चे में ही। उन्हें पकाने के लिए जिस एलिमेंट का इस्तेमाल किया जाता है, केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है, दैट्स कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड का लेप लगा देने से जो फ्रूट्स होते हैं वो जल्दी पक जाते हैं। और आजकल ज़्यादातर फ्रूट्स जो आपको मिलते हैं ना, वो एक्चुअली में आर्टिफिशियल फॉर्म में ही पकाए गए हैं कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल करके। और फसाई यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ये बोला है सभी ट्रेडर्स एंड फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को कि प्लीज़ कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल मत करिए फ्रूट्स को पकाने के लिए, क्योंकि इसकी वजह से बहुत नुकसान होता है। और मैं आपको बता दूं यूपीएससी ऐसे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बहुत पूछता है, आपको ज़रूर से पता होना चाहिए कि CaC2 जो है कैल्शियम कार्बाइड, इसका इस्तेमाल एक फ्रूट्स के राइपनिंग एजेंट के तौर पे किया जाता है, जैसे मैंगो, बनाना एंड ऑल। बाकी इसमें इसका इस्तेमाल माइनिंग एंड मेटल इंडस्ट्री में भी किया जाता है। इसी कैल्शियम कार्बाइड का जो इस्तेमाल है वो एसिटिलीन गैस को प्रोड्यूस करने के लिए भी किया जाता है। लाइम और कार्बन को जब मिक्स करते हैं ना 2000 से 2100 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में, तब बनता है कैल्शियम कार्बाइड। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बोला भाई ये गलत है, इसको यूज़ मत करो प्लीज़। इससे पेशेंट्स, जो भी लोग फूड मतलब समझो कि इंसान ये सोच के फ्रूट्स खाता है कि हेल्दी होता है, अब उसमें आपको कैल्शियम कार्बाइड खिला देते हैं लोग। डिजीनेस, जल्दी प्यास लगना, इरिटेशन, वीकनेस, मतलब अपना खुद का सलाइवा स्वेलो करने में दिक्कत होना, वैमिटिंग, स्किन अल्सर्स बहुत कॉमन हो जा रहे हैं ये बीमारियां। और जो एसिटिलीन गैस है ना वो तो बहुत बुरी तरीके से नुकसानदेह होती है। आर्सेनिक और फास्फोरस जो फ्रूट्स में रह जाते हैं बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ दैट एजेंट, वो हमारी लाइफ को बुरी तरीके से हार्म करते हैं। तो खतरनाक सा एजेंट है ये, आप ज़रूर से इसके बारे में जानते रहिए क्योंकि ये हमारी डेली लाइफ का पार्ट है। हमारा अगला आर्टिकल मेट्रियो विजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया के बारे में है, MVPI। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने अभी मैंडेट किया है सभी मेडिकल डिवाइस लाइसेंस होल्डर्स को एंड मैन्युफैक्चरर्स को कि आप रिपोर्ट करिए कि आप जो भी मेडिकल डिवाइस बनाते हैं उसका एक व्यक्ति के ऊपर क्या नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। जो मेडिकल डिवाइसेस इंडिया में बनाई जा रही हैं ग्लोबली कंसर्न रेज किया जा रहा है कि उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। जैसे हार्ट में स्टंट डाला जा रहा है तो उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है आप बताओ ना। 2015 को MVPI शुरू किया गया था। ऑब्जेक्टिव यही था कि इंडिया में जो मेडिकल डिवाइसेस बनती हैं हम उनकी सेफ्टी इंश्योर करें, एट द सेम टाइम जो हम इंपोर्ट करते हैं वो भी सेफ हो, इस बात को भी हमें इंश्योर करना होगा और इसके लिए हमें चाहिए प्रॉपर डेटा। ऑब्जेक्टिव ये है कि हम पेशेंट की सेफ्टी को इंश्योर करें और रेगुलेटरी बॉडीज इतनी तैयार रहें कि वो देखें कि इस तरीके की मेडिकल डिवाइसेस हमें हार्म ना करने पाएँ। अब नेशनल कोऑर्डिनेशन सेंटर जो है इसके लिए वो इंडियन स्कोपिया कमीशन है, IPC 2018 से काम कर रहा है। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेशन का काम देखता है और नोडल मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ये सब इस बात को इंश्योर करते हैं कि अच्छी मेडिकल इक्विपमेंट या डिवाइसेस तैयार की जाएं। इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, इम्प्लांट, कंज्यूमेबल, डिस्पोजेबल, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, इन विट्रो डायग्नोस्टिक जो रीजन्स होते हैं, सारे इक्विपमेंट बढ़िया क्वालिटी के होने चाहिए। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, मेडिकल डिवाइस रूल 2017, ये सभी से गवर्न करते हैं। इंडिया 80% तो मेडिकल डिवाइसेस खुद ही इंपोर्ट करता है। तो ये तो पूरा मामला MVPI के बारे में है। ये क्वेश्चन है जो मैंने आपसे लास्ट सेशन में पूछा था अबाउट इलेक्शन कमीशन, इसका केवल तीसरा स्टेटमेंट ही करेक्ट है, बाकी दोनों गलत हैं। आज का सवाल आपका है कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में और आपको बहुत ही सिंपल सा आंसर करना है कि इनमें से कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं।
नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल लॉ कमीशन, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। बताइए इनमें से कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, कौन सी नहीं। ये है अगेन इंडिया का मैप, और मैं चाहता हूँ कि आप एक रिवर का नाम बताएं, और इस बार तो मैं फिर यही चाहता हूँ कि ये जो रिवर आपको दिख रही है ना, क्यों ना आप मुझे इस रिवर का नाम बताएं। प्लीज़ टेल मी द नेम ऑफ दिस रिवर। आप मुझे इस रिवर का फटाफट से नाम बता दीजिए इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। बाकी इस सेशन की पीडीएफ आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके वहाँ पहुँच जाइए, एड्रेस टाइप कर लीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिए। 10,500 बच्चों ने ऑलरेडी ज्वाइन कर रखा है, आप भी ज्वाइन कर लीजिए। पीडीएफ तुरंत मिल जाएगी इस सेशन के बाद, उसे डाउनलोड करके रिवाइज करिए। उसी के साथ हमारा आज का ये सेशन समाप्त होता है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को अलविदा और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।